सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके असेंबली में भेजते क्यों हैं? क्या इसलिए कि वो असेंबली में जाकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करें? जब जहां अपना जाती मफाद नजर आए तो अपनी वफादारी को तब्दील कर लें। जब मामूल के असेंबली इजलास चल रहे हों तो सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहें, और जब सेनेट इंतखाबात का वक्त आए और वोट की अहमियत बढ़ जाए तो जिन पर इल्जामात लगाते रहे हों उन्हीं की सफ में जाकर बैठ जाएं। आज सिंध असेंबली के जो मनाजिर थे उनको देखकर एक आम वोटर को कैसा महसूस हुआ होगा कि उस आम इंसान ने जिन लोगों को असेंबली में जिस मकसद के लिए भेजा, क्या वो मकसद पूरा हुआ? किस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया और ये यहां पर क्या कर रहे हैं? जरा एक नजर देखिए कि आज सिंध असेंबली में हुआ क्या कुछ। तो ये सिंध असेंबली के मेंबरान हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई छुड़ा रहा है, कोई मार रहा है। ये सब आखिर हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि कल तहरीक इंसाफ को पता चला कि उनके 3 MPs गायब हो गए हैं। 24 घंटे से उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। खुर्रम शेरजमान मीडिया पर आए और तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया कि उनके 3 अरकान को पीपल्स पार्टी ने अगवा कर लिया है। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान जो हैं उनको किडनैप कर लिया गया है। वो हमारे राब्ते के अंदर नहीं है और हमें यकीन है कि सिंध के अंदर जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये सारा खेल उनका खेला गया है। इससे पहले कि पीपल्स पार्टी इसकी तरदीद करती, खुद इन अरकान की वीडियो सामने आ गई जिनके अगवा होने का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर लगाया जा रहा था। क्या कह रहे थे वो इस वीडियो में, जरा ये सुनिए। तो आज असेंबली इजलास में अचानक ये तीनों अरकान करीम बख्श गबोल, शहरियार शर और असलम अबलो ऐवान में पहुंचे तो पीटीआई ने देखा ये तो शर्जील मेमन के साथ आए हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान ने उनका इस्तकबाल जीए भुट्टो के नारों से किया और उनकी अपनी ही पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में उन्हीं पर हमला कर दिया। शहरियार शर और असलम अबलो ये दोनों तो पीटीआई वालों के हाथ नहीं आए और वहां से भाग निकले, मगर करीम बख्श गबोल का अपनी ही पार्टी के लोगों ने बुरा हाल कर दिया। क्या हाल किया, जरा ये भी देखें। तो इसके बाद करीम बख्श गबोल को उनकी अपनी जमात के लोग गाड़ी में बिठाकर कहां ले गए, ये या तो करीम बख्श गबोल को मालूम है या ले जाने वालों को। लेकिन शहरियार शर और असलम अबलो ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जमात से अपनी नाराजगी एक बार फिर सबके सामने रख दी और कहा कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक ही वोट देंगे। इन दोनों ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। तो ये सारी कार्रवाई हुई क्यों? जाहिर है सेनेट इंतखाबात के लिए, जिसमें हर जमात अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर्स को मुंतखब करवाना चाहती है। लेकिन सेनेट से इन तमाम लोगों की दिलचस्पी सिर्फ उन चंद दिनों तक ही महदूद रहती है, क्योंकि जब सेनेटर्स बनकर ये सियासी जमातों के नुमाइंदे सेनेट में चले जाते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि यहाँ उनके आने का मकसद क्या था। और अगर आपको यकीन ना आए तो हम आपको यकीन दिलाने के लिए सेनेट की 3 साल की कारकर्दगी आपके सामने रख देते हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। तो गुज़िश्ता 3 सालों में सेनेट के कुल 33 इजलास हुए, जिनमें हुकूमत की जानिब से 106 और अपोजिशन की जानिब से 170 बिल सेनेट में पेश किए गए। और इन 3 सालों में हुकूमत 35 और अपोजिशन अपने 38 बिल्स की मंजूरी लेने में कामयाब भी रही। और एहतजाज, वॉकआउट, नारेबाजी, ये सब कुछ तो सेनेट इजलास में मामूल रहा। सेनेट से मंजूर होने वाले अहम बिल्स में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक पाकिस्तान आर्मी तरमीम की मंजूरी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जायदाद में खवातीन के हक़ विरासत को यकीनी बनाना, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल, टैक्स लॉ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरमीम जैसे अहम बिल्स पास करवाए गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फूड अथॉरिटी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी बिल, ICT सर्ट बिल, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल, हेल्थ केयर रेगुलेशन, ज़ैनब अलर्ट बिल समेत दीगर बिल्स को एक्ट की शक्ल दी गई। सेनेट में अक्सरियत ना होने के बायस हुकूमत को इन 3 सालों में कानून साजी की मंजूरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सादिक संजरानी को चेयरमैन मुंतखब कराया तो गया, और उम्मीद ये की गई कि ऐवान बाला का सरबराह होने की वजह से सादिक संजरानी बलूचिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें, मगर ऐसा न हो सका।
और इन 3 सालों में सादिक संजरानी की तवज्जो अवामी मसाइल पर नहीं बल्कि अपनी चेयरमैनशिप को बचाने में लगी रही और अमली तौर पर बलूचिस्तान की तरक्की में चेयरमैन सेनेट अपना किरदार अदा ना कर सके। सेनेट की यह गुज़िश्ता 3 साल की कारकर्दगी थी और इस वक्त हर जमात की यह कोशिश है कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर्स मुंतखब करवाने में कामयाब भी हो जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज़ शेख में इस्लामाबाद की सीट से एक कांटे का मुकाबला है और हम अपने मेहमान से पूछेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। और सब एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब आज सिंध असेंबली के जो मनाजिर सबके सामने आए, किस तरह से चंद MPs को मारा गया, पीटा गया, 2 तो वहाँ से बच निकले, एक को उसके बाद उनकी अपनी जमात के लोग ले गए, कल उनसे मुतालिक कहा जा रहा था वो अगवा हो चुके हैं, आज उन्होंने पिटने के बाद ये बताया भी कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, पीपल्स पार्टी वाले मुझे अगवा करना चाहते हैं। ये अवाम इन लोगों को वोट देकर इसलिए MPA बनाते हैं कि असेंबली में ये कुछ। जी देखिए, जो सिंध असेंबली के मैंने मनाजर देखे हैं उसमें PTI के उम्मीदवार या जो PTI के MPAs हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसमें मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा MPA था जिसने कहा हो कि वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, बल्कि PTI के MPAs हैं जो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को सिंध से नामजद किया गया है उनका ज़मीर उनको वोट देने के लिए मुतमिन नहीं है। और वो वाकई ऐसे उम्मीदवार हैं कि एक साहब वो हैं कि जो नाअहली बचाने के लिए कौमी असेंबली से सेनेट में आना चाह रहे हैं, दूसरे साहब वो हैं कि जिनके बारे में खुद PTI के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 35 करोड़ रुपए देकर सेनेट की नामजदगी खरीदी है। अगर आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जहां सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, किसी जमात के अंदर कोई दाखिली बगावत नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने टिकटें दी, पीपल्स पार्टी ने टिकटें दी, JUI ने दी, सब ने सियासी कारकुनों को, मुस्तनद सियासी कारकुनों को टिकटें दी। इस वक्त अगर पैसे का जोर या पैसे का शोर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ PTI के अंदर चल रहा है। सिंध में PTI के लोग खुद शिकायत कर रहे हैं कि 35 करोड़ की टिकट बेची, बलूचिस्तान में PTI के अरकान शिकायत कर रहे हैं कि 70 करोड़ की टिकट बेची, और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी वीडियोज़ आ चुकी हैं गुज़श्ता इलेक्शन के हवाले से। तो ये PTI है जो पाकिस्तान की सियासत में पैसे के जोर पे, पैसे के ज़रिए लोगों को टिकटें बेच के पैसे इकट्ठे करती है और उन्हें नवाजती है। और ये जो शफाफियत का शोर था ये इसलिए नहीं था कि ये कोई बहुत असूल पसंद है, ये चाहते थे कि यकीनी बनाए जिन लोगों से इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं कि वो हर कीमत पर इलेक्शन जीत के सेनेट का रुकन बने, क्योंकि उनके अपने अरकान उन लोगों को वोट नहीं देना चाहते थे। तो ऐसा सब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के टिकट बेच रही है, पैसे लेकर वो टिकट दे रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो वोट खरीदना चाह रही है। आप देखेंगे सिंध में MQM से वो मिल रहे हैं, उन्हें वो लालच दे रहे हैं कि आपके हम 2 सेनेटर्स बनवा देंगे, आप हमें वोट दे दें। जो वीडियो मंजरेआम पर कुछ दिन पहले आई थी खैबर पख्तूनख्वा के अरकान की, उसमें पीपल्स पार्टी वाले साहब पैसे दे रहे थे। आज ये पिछले 2 दिन से जो कुछ सिंध असेंबली में हो रहा है, जिस तरह ये करीम बख्श गबोल साहब ने आकर बताया, ये 3 लोग थे, 2 तो अपनी जमात से मुनहरिफ हैं, लेकिन करीम बख्श गबोल सिंध असेंबली में उनके वो वीडियो शॉर्ट्स कुछ मौजूद हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता और मुझे वो अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां वोट खरीदने की बात आ रही है, हर मौके पर पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। नहीं देखिए, जहां पर भी इस वक्त पैसे की बात आ रही है वहां PTI की इन्वॉल्वमेंट है। मैं फिर दोहराऊंगा कि किसी पार्टी के अंदर उसके अरकान ने उसके अंदर अंदरूनी तौर पे ये शिकायत नहीं की कि वहाँ पर जो टिकटें दी गई हैं वो कोई ऐसे लोगों को दी गई हैं जिनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, ऐसे लोगों को दी गई हैं जो मुस्तनद सियासी वर्कर नहीं है, या वो किसी को पैसे के एवज़ दी गई हैं। ये सिर्फ PTI है जिसके अंदर उसके अपने कारकुन शोर मचा रहे हैं कि करोड़ों रुपए के एवज़ लोगों को ज़बरदस्ती सेनेटर बनाने के लिए उन्हें टिकट्स दी गई हैं और वो उन्हें वोट नहीं देना चाहते। तो लिहाजा ये सवाए PTI के जो पैसे का शोर है ये किसी पार्टी के अंदर नहीं मचा। आप अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उन उम्मीदवारों को देखिए जिन्हें टिकट्स दिए गए हैं, ये सब के सब सर्टिफाइड मुस्तनद पार्टी वर्कर्स हैं जिनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी थी। और मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो आपको वाज़े तौर पे कह सकता हूँ, अभी पंजाब के अंदर हमारे 5 सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं, 5 के 5 का ताल्लुक मिडिल क्लास से है और 5 के 5 जो हैं वो मुस्तनद सियासी कारकुन के तौर पे पहचाने जाते हैं। और हसन साहब, आप सही कह रहे हैं कि नून लीग जहाँ पैसे की खरीदो फरोख्त का मामला है वोट की, वहाँ नून लीग का कहीं नाम नहीं आ रहा, लेकिन
अब चूंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, पीडीएम का आप भी पार्ट हैं, अब गिलानी साहब 159-60 वोटों के साथ फिर क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं? उनको कैसे यकीन है कि वो जीत जाएंगे? अगर कहीं दरमियान में पैसा नहीं चल रहा तो ये हुकूमत के 12-13 वोट लेने में आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? फिर इसकी वजह यह है कि असेंबली के अंदर पीटीआई एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं है। पीटीआई भी चंद ग्रुप्स की मदद लेके, उनको मुस्तआर लेके, उनके नंबर्स उसने बहुत बमुश्किल अक्सरियत हासिल की हुई है। 3 या 4 वोट की के पास अक्सरियत थी जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। तो अब तो उनमें से मैंगल साहब की पार्टी भी निकल चुकी है। इसी तरह वहाँ पे क्यू लीग है, वहाँ पे एमक्यूएम है, कुछ आज़ाद ग्रुप हैं। तो किसी भी उम्मीदवार का ये जमहूरी हक है कि वो तमाम वोटर से वोट मांगे, और अगर इस जमात का जो हुक्मरान जमात है, कोई भी हरीफ जो इस वक्त उनका है, वो आज़ादाना तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट देने का फैसला करता है तो ये उसका हक है, जमहूरी हक है, वो कर सकते हैं। लिहाजा मैं फिर दोहराऊंगा कि पीटीआई के पास इस ऐवान के अंदर अपनी जमात के नंबर्स अक्सरियत में नहीं है। वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसके इत्तेहादी हैं, और वो इत्तेहादियों में से अगर कोई भी अपना वोट आज़ादाना तौर पे एक्सरसाइज करे, ये उनका हक है। लेकिन हसन साहब आज उन्होंने बता दिया, जब प्राइम मिनिस्टर ने लंच उनको दिया, वहाँ इन्वाइट किया, वहाँ तमाम इत्तेहादी मौजूद थे और पीटीआई का वोट इंटैक्ट ही रहेगा, ये यकीन उन्होंने दिला दिया प्राइम मिनिस्टर को। तो कहीं किसी सरप्राइज की कल कोई उम्मीद शायद ऐसी बनती नजर नहीं आ रही। जी, अगर उन्होंने यकीन दिला दिया है तो इसका नतीजा फिर कल निकल आएगा शाम तक 5 बजे के बाद। हमें तो यूं लगता है कि पीटीआई के सफ़ों में बहुत इंतशार है, उनके इत्तेहादी भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, और ख़ुद पीटीआई के बहुत सारे अरकान जो हैं वो पार्टी की नामजदगी पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, और वो समझते हैं कि किसी मौजू उम्मीदवार को नहीं लाया गया। और ऐसे साहब, वो पीटीआई के जो 12 एमएनए जिन्होंने गिलानी साहब से नून लीग के टिकट की डिमांड की थी कि वो अगले इलेक्शन में उनको टिकट नून लीग का मिले, और फिर वो गिलानी साहब को वोट देने को तैयार हैं, तो उस तजवीज़ पर क्या नून लीग ने सोचा, गिलानी साहब ने उस पर आगे कोई काम किया है? उन 12 लोगों से क्या राब्ते में है पीडीएम? जी देखिए, ऐसी ये तो हमारे तक कोई तजवीज़ नहीं आई, अलबत्ता मीडिया में इसको मैंने देखा है, और मैं समझता हूँ कि जैसे आपको मैं पहले कह चुका हूँ कि इस वक्त जो इंतशार है वो पीटीआई के सफ़ों में है, और उसकी वजह यह है कि इमरान साहब ने ऐसे लोगों को टिकटों से नवाजा है कि जिनके लिए उनके उम्मीदवार टिकट देने में किसी भी तरह तैयार नहीं है। उनके अपने अरकान असेंबली उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एक दाई रिबेलियन है, इसको कुचलने के लिए वो शोर मचा रहे हैं, दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हैं। बनाया हेट किया, किसी जगह उन्होंने किसी ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिन्होंने उनके चेहरे की ब्यूटी ट्रीटमेंट की हुई है, किसी जगह वो ऐसे बंदे को टिकट दे रहे हैं जहां उनकी जमात कह रही है 30 करोड़ उसके एवज लिए गए, कहीं 70 करोड़ एक टिकट के एवज लिए गए। अभी आप देख लीजिए बलोचिस्तान में कितना तमाशा हुआ कि इन्होंने, जब लोगों ने कहा कि 70 करोड़ का टिकट बिका है, तो पीटीआई ने अपना उस उम्मीदवार को तब्दील कर दिया, लेकिन फिर जिसको टिकट दिया उसका टिकट वापस लेके उसी शख्स को हमायत करने का ऐलान कर दिया जिससे टिकट वापस लिया था। तो आप देख लीजिए, तो कौम देख रही है इस वक्त कौन पैसे का कारोबार कर रहा है, कौन अपने टिकटों को बेच रहा है। मुस्लिम लीग नून पे और पीडीएम की किसी जमात पे अपनी टिकटें फरोख करने का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, ये सारे के सारे इल्ज़ाम पीटीआई पर लग रहे हैं। लेकिन ऐसा जब ये बलूचिस्तान वाला जो आपने जिक्र किया, फिर वहाँ से जब एक आम कारकुन ने, वहाँ की लोकल क़यादत ने जब एहतजाज किया, तो फिर आप देखें डिसीजन उन्होंने चेंज किया। अपने एक कारकुन की बात को, उसके एहतजाज को उतनी अहमियत तो दी कि इस्लामाबाद भी बुलाया, मुलाकात भी हुई, और फिर उनकी बात भी मानी गई। भाई वो एहतजाज को ये अहमियत दी कि वो टिकट बदला, और उसके बाद फिर वो टिकट वापस लेके फिर उसी की हमायत ऐलान कर दी कि जिसके खिलाफ एहतजाज किया था। तो अब पीटीआई वहाँ पे उन्हीं मौसूफ को सपोर्ट कर रही है बाप पार्टी के प्लेटफॉर्म से, जिनको अपना टिकट उन्होंने विड्रॉ किया था। अच्छा साहब, अब कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी, उसके बाद फिर क्या आपके मौक़िफ़ की जीत हो गई, या ये आइडेंटिफाइएबल बैलेट चूँकि कम से कम इलेक्शन कमीशन की हद तक तो रहेगा, या इस पर कोई एतराज़ है आपको अभी भी बाकी? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो आइन और कानून के मुताबिक किया है।
ना ये हमारी जीत है ना किसी और की जीत है, ये आइन और कानून की जीत है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ आइन के अंदर दर्ज है, अगर उसमें कोई तब्दीली लानी है तो उसका वाहिद रास्ता पार्लियामेंट है। और अगर हमने आइन को पार्लियामेंट के मावरा अदालत से या ऑर्डिनेंस से तब्दील करने का सिलसिला शुरू किया तो फिर ये आइन बहुत मुतनाज़ हो जाएगा। और खुदा ना खास्ता आइन मुतनाज़ हुआ, इसमें ऐसी चीज़ें चोर दरवाजे से डाली गई जो इसके हुलिये को बिगाड़ें, उससे मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा और मुल्क के वफाक पे असरात होंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है वो दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही इस बात को तस्लीम किया कि ये एक आइनी मामला है और पार्लियामेंट ही इसको हल कर सकती है। और ऐसे तो फिर अब आगे चलकर आर्टिकल 226 में अगर ये हुकूमत तरमीम लेकर आती है तो फिर ये अपोजिशन जमातें सारी, क्योंकि आप पीडीएम में तो भी एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, या फिर एज मुस्लिम लीग नून हुकूमत की इस स्टेप को फिर सपोर्ट करेंगे? 226 की तरमीम पर हिमायत है, आप हुकूमत को हासिल रहेगी आपकी हिमायत? जी देखिए, हमने हुकूमत से हमेशा से कहा है कि 2018 के इंतखाबात के बाद हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इंतखाबी निज़ाम पर, जिसमें बहुत सारी धांधली की शिकायतें आईं और तमाम जमातों ने की। लिहाजा 2018 के इंतखाबात की रोशनी में एक जामे इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज की ज़रूरत है और हुकूमत को हमने कहा है कि जो भी उसकी तजावीज़ हैं वो उस पैकेज का हिस्सा बनाए। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत अपनी पसंद की तरमीम कर ले, लेकिन जहां निज़ाम को इस्लाह लाने के लिए अपोजिशन की तजावीज़ हैं उनको वो नज़रअंदाज कर दे। तो इसलिए पीस मील किसी चेंज को लाने की बजाय हम एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन ऐसा भाई 226 में तरमीम ये हुकूमत की अपनी पसंद की तरमीम तो नहीं है, ये तो आप लोग चूंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस एक शिक के ऊपर साइन कर भी चुके हैं और आप लोग भी चाहते थे ओपन बैलेटिंग के जरिए आगे सेनेट का निज़ाम चले, तो फिर हुकूमत में इसका साथ क्यों नहीं देंगे? नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम तो हर अच्छी तजवीज़ को जो निज़ाम को बेहतर करे उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता हम इस चीज़ में शामिल नहीं हो सकते कि पिक एंड चूज़ किया जाए कि मेरी पसंद की ये तरमीम कर ली जाए और मेरी नापसंद की ये तरमीम ना की जाए। हमारे ख़्याल में इस निज़ाम को इम्प्रूव करने के लिए इंतखाबी इस्लाहात में एक बहुत ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म की ज़रूरत है जो 2018 के तजुर्बे के इआदे का रास्ता रोक सके। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इस मुल्क में मुतनाज़ा इंतखाबात हुए तो बहुत इंतशार फैलेगा। इसीलिए हम समझते 226 आर्टिकल है या इंतखाबी इस्लाहात हैं, उन सब का एक ब्रॉड होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होना चाहिए ताकि हम पूरे इंतखाबी निज़ाम को बेहतर बना सकें, मुल्क में तनाज़ात ख़त्म हों और मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाए। तो ऐसे साहब, ये अगर इसी दौरे हुकूमत में यानी इमरान खान साहब के दौर में अगर ये 226 पर तरमीम होती है तो आपको कहीं कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? ये आपके जहन में ये तो नहीं है कि इमरान खान की नाम की तख्ती इस तरमीम पर नहीं लगनी चाहिए, इस दौरे हुकूमत में हम नहीं होने देंगे, जैसे सदारती ऑर्डिनेंस का यह अमल नहीं हो सका इस पर? देखिए ना, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि सवाल 226 का 226 का नहीं है। सवाल ये है कि 2018 के इंतखाब के बाद बहुत सारी ऐसी कमज़ोरियां हैं हमारे निज़ाम में जो सामने आई हैं, जिनके नतीजे में हमारा इंतखाबी निज़ाम जो है वो गैर मुतनाज़ा इलेक्शन देने में नाकाम रहा है। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ यही है कि एक जामे इस्लाहात के पैकेज पे काम किया जाए जिसके अंदर 226 को शामिल किया जा सकता है, लेकिन पीस मील रिफॉर्म नहीं हो सकती कि जिससे आप सिर्फ एक चीज ठीक कर दें और बाकी जहां इस्लाह की जरूरत है उसको छोड़ दें। अगर हम इस पे मान जाएंगे तो हुकूमत बाकी चीजों पे बात नहीं करेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पैक, अगर वाकई हुकूमत संजीदा है तो आए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जैसे हमारे दौर में भी बनी थी। हमने सब जमातों को उसका मेंबर बनाया था और उसके जरिए कुछ इस्लाहात मुतारिफ कराई थी। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जिसमें तमाम पार्टीज को नुमाइंदगी दे और वहां पर उनसे कहे कि आप इंतखाबी निज़ाम, अब इलेक्शन आने वाला है, उसको भी आइंदा बेहतर करने के लिए, ये सिर्फ सेनेट इलेक्शन का मामला नहीं है, ये आम इंतखाबात सबसे अहम है, उनके अंदर भी जो इस्लाहात लानी है वो लेकर आए। तो फिर एक
जामे पैकेज के जरिए हम इस निज़ाम में जो भी बेहतरी की तजवीज़ होगी उसकी भरपूर हमायत करेंगे। और अजनब 2 माह पहले जब सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, पीडीएम उस वक्त ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती थी, पीपल्स पार्टी ने फिर बैठ कर कन्विंस किया आप लोगों को, ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन लड़ने की अहमियत समझाई, तो वो दुरुस्त सियासी मशवरा था पीपल्स पार्टी का। आज उस मशवरे की अहमियत का अंदाज़ नून लीग को और दीगर तमाम जमातों को होता है कि आज पीपल्स पार्टी की वो तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ भी मौसर साबित हो सकती है अगर कल कोई सरप्राइज़ आ जाता है तो। देखिए, पहले मैं ये वाजे कर दूं कि मुस्लिम लीग नून में भी कभी कोई दो राय नहीं थी। हमने हमेशा से ये कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेनेट का इलेक्शन ना लड़ते तो हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत यहाँ पे हासिल हो जाती और उस 2/3 अक्सरियत को ये इस्तेमाल करके आइन के अंदर मनपसंद तरामीम लेकर आ सकते थे। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून की भी शुरू से यही तजवीज़ थी कि हमें बाई इलेक्शंस और सेनेट तक उसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। और ऐसा अब 26 मार्च की अब फिर तैयारियां फाइनल हैं, क्योंकि हर थोड़े दिन में खबरें आती हैं कि छोटी जमातें आप लोगों से डिमांड कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस पूरे इवेंट का खर्चा उठाएं। मौलाना साहब ये तजवीज़ दे रहे हैं कि हर जमात को अपना अपना खर्चा उठाने की ज़रूरत है। तो अब फाइनल क्या हुआ है? तमाम जमातें इसमें अपना अपना इनपुट डालेंगी या आप दोनों जमातें इसको पूरा स्पॉन्सर करेंगी? इसकी तैयारी ज़ोर शोर से जारी है और स्टीयरिंग कमेटी के अंदर ये फैसला हो चुका है कि हर जमात अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। और मुस्लिम लीग नून ने 4 मार्च को अपनी जनरल काउंसिल का इजलास भी बुलाया है, जिसके अंदर खसूसी तौर पे हमारे तमाम टिकट होल्डर्स, हमारे डिवीज़न और ज़िले के ओहदेदार भी शरीक हो रहे हैं। और इस इजलास के अंदर हम लॉन्ग मार्च के हवाले से अपने तमाम पार्टी को हदायत भी देंगे और मुस्लिम लीग नून और दीगर पीडीएम की जमातें इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च के अंदर भरपूर हिस्सा लेंगे। और ऐसे साहब, इसकी मुद्दत का तयन कर लिया गया जब आप लोग वहां पहुंच जाएंगे तमाम जमातें, उसके बाद कितने दिन तक ये लॉन्ग मार्च वहां पर जारी रहेगा या एक आध दिन में वापसी हो जाएगी? जी, जो फैसला किया गया है वो यही है कि जब हम आएंगे तो जब तक हमें हमारे मकासद हासिल नहीं होते हम इस मार्च को जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल सीनियर रहनुमा नून लीग के हमारे साथ कह रहे थे 26 मार्च को तमाम जमातें अपने अपने काफ़िले लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगी और जब वहां पहुंचेंगे तो जब तक मकासद हासिल नहीं होंगे उस वक्त तक वहां से वापसी नहीं होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो सिंध असम्बली में आज जो मनाजिर नज़र आए वो इंतहाई अफसोसनाक थे। MPAs एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनके 3 MPAs को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगवा किया है। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, इस सिंध असम्बली में आज जो कुछ सूरत हाल नज़र आई कितनी अफसोसनाक है आपके ख्याल में? और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही थी पीपल्स पार्टी पर कि उनके 3 लोगों को आपने अगवा किया है और उनके एक मेंबर करीम बख्श गबूल साहब तो अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, वो मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर कायर साहब का कमेंट? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो असेंबली में हुआ बड़ा अफसोसनाक है। दूसरी गुजारिश यह है कि अगर कोई मेंबर वोट नहीं देना चाह रहा तो उसका अपना हक है। जो कल इल्ज़ाम लगा उस इल्ज़ाम का तो उन मेंबर्स ने खुद ही रात को नदीम मलिक साहब के शो में और कई और शो में उन्होंने बाकायदा मीडिया पे आके कहा कि हम तो बिल्कुल अपने घरों में हैं या अपनी जगहों पे हैं और हम कोई अगवा नहीं हुए। तीसरी गुजारिश ये है कि अगर किसी को पीपल्स पार्टी ने अगवा किया जिसकी वहाँ हुकूमत भी है तो फिर उनको असेंबली में लेके क्यों चले गए? आज उसकी क्या जरूरत थी? आज तो वोट नहीं था तो उनको असेंबली में ले जाने की क्यों? और फिर चौथी बात यह है कि PTI ने हमला किया। PTI ने उनमें को प्रकोप किया। अगर वो बंदे पीपल्स पार्टी ने अगवा किए थे तो उन बंदों के साथ तो उन मेंबर्स के साथ तो PTI को हमदर्दी करनी चाहिए थी कि वो तो मगवी थे, उन बेचारों के साथ तो ज्यादती हुई थी। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो खुद ही उनको मार रहे हैं? और आखिरी गुजारिश ये है कि वो मेंबरान अगर अपनी जमात को वोट नहीं दे रहे तो उनके तो बाकायदा सूबाई सदर ने इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पे वोट या जो टिकट है वो 35 करोड़ का बिका है और उनके अपने मेंबर्स कह रहे हैं कि जनाब हम इस बंदे को जिसको आपने टिकट दिया है उसको वोट नहीं देना चाहते। सिलेक्शन है बलूचिस्तान के अंदर सूबाई सदर ने कहा है
तो ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पे लाइंस मौजूद है जी, ये तो कोई हम तो नहीं कह रहे ना। लिहाजा उसको दुरुस्त तनाज़ुर में देखने की जरूरत है। और ये कि पीपल्स पार्टी ने ये कुछ किया है, अगर हमारी तरफ होता तो फिर हम लोगों को हमें वहाँ प्रेजेंट करने की या उनको असेंबली में ले जाने की जरूरत नहीं थी। आज तो असेंबली का कोई खसूसी सेशन नहीं हो रहा था। लेकिन कायर साहब, जितनी भी कंट्रोवर्सी सेनेट इलेक्शन को लेकर हो रही है उसमें ज़्यादातर में पीपल्स पार्टी का नाम आ जाता है। वो चंद दिन पहले जब केपी के अरकान की वीडियो जारी हुई थी उसमें पीपल्स पार्टी के साथ पैसे दे रहे थे। आज खुद अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो मीडिया की जीनत बनी हुई है। ये सिंध असेंबली वाला मामला MQM से पीपल्स पार्टी राब्ते कर रही है। जो कुछ कहा अली हैदर उसके ऊपर अपनी वजाहत दे रहे हैं, या दे दिए मेरे ख्याल में, दे दिए। हाँ, दूसरी गुजारिश ये है कि वोट तो हम सबसे मांग रहे हैं जी। खान साहब से ही मांग लिया वोट, तो आपने खान साहब से ही मांग लिया वोट, तो खान साहब से भी मांगा है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को ये कहा जा रहा हो, अगर मेंबर्स ने सवाल उनसे किया तो मुझे भी उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको वोट देते हैं, तो कोई कैसे तसल्ली होगी कि हमने वोट दिया। तो मैंने कहा इस तरह दे देना। उन्होंने कहा कि हो सकता है गवर्नमेंट पहले एक बैलेट बाहर निकलवा ले और हमें स्टैम्प्ड बैलेट या मार्क्ड बैलेट दे दे, तो फिर हम क्या करेंगे। तो कहते हैं, मैंने कहा कि अगर आपकी जमात आप में इतना भी ट्रस्ट नहीं करती, आपको आजादाना वोट भी डालने नहीं देती और आपकी जिंदगी के खिलाफ है, तो फिर आप अपना वोट जो है वो गिलानी साहब के ऊपर भी लगा देना और जाया कर देना। ये बातें कहते हैं मैंने की है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी को वैसे भी ये आसानी से मुख्तलिफ इल्जाम ठहराया जा सकता है ना, क्योंकि बड़ा आसान टारगेट है। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज उस असेंबली के अंदर जो 3 मेंबरान वो कल खुद टेलीविजनों पे आके कह रहे हैं, और ये भी बात कि अगर पीपल्स पार्टी उनको अगवा करके ले गई थी तो फिर उनके अपने मेंबरों ने उनके ऊपर हमला क्यों किया आज। तो फिर उनके साथ ही थे, उनके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई थी। तीसरी गुजारिश ये है कि उन मेंबर्स को आज प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं थी, वो आजादाना तौर पे असेंबली में आए, उनको कौन लेके आया, क्यों लेके आया। अच्छा कायर साहब, सिर्फ पैसों की ऑफर देकर वोट खरीदने की कोशिश करना ये गलत है, डरा धमका कर वोट अपनी तरफ करना ये भी गलत है, और क्या इसको भी आप गलत तस्वुर करेंगे कि किसी को ज़्यादा सेनेटर्स बनाने की पेशकश करना कि आप सिंध से अपने 2 सेनेटर्स बनवा लें और कौमी असेंबली में हमें वोट दे दें, क्या ये भी उसी जुमरे में आता है? बात यह है कि ये आपकी एडजस्टमेंट है। आप पॉलिटिकल अलायंस में वो सिर्फ इतनी नहीं है। जिस तरह मुस्लिम लीग ने हमें कहा कि हम पंजाब से अपने कैंडिडेट विड्रा कर लें, हमने विड्रा कर लिया क्योंकि हमारे वोट थोड़े थे। इसी तरह अलायंसेस के अंदर आप एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। काफ लीग के पंजाब में वोट नहीं है पूरे, उनको PTI ने वोट देके उनका मेंबर बना दिया, तो ये एडजस्टमेंट तो चलती रहे। तो कायर साहब, ये पंजाब वाला फार्मूला का सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं अप्लाई हो सकता था कि पोलिंग होती ना, जिसके जितने वोट बनते थे उसी हिसाब से सबके सेनेटर्स मुंतखब हो जाते। पंजाब में कैसे पॉसिबल हो गया? डिपेंड करता है जी, डिपेंड करता है। अगर हो सकता हो तो बिल्कुल कर लेना चाहिए, कोई इसमें मजाके वाली बात नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज में है। लेकिन किसी जगह ये अप्लाई हो गया, किसी जगह नहीं। हमने क्योंकि पंजाब में हमारी तो स्ट्रेंथ थी नहीं, हमारे तो सिर्फ 7 वोट थे, इसलिए हमें मुस्लिम लीग ने कहा कि आप अपने कैंडिडेट हमारे हक में विड्रा कर लें, हमने कर लिया। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज में हो सकता है, मैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानता कि क्या बातें हुई, कैसे हुई। और चूंकि गिलानी साहब और हफीज शेख साहब के दरमियान बड़े कांटे का मुकाबला हो सकता है, तो गिलानी साहब को PTI के 12 MNAs ने जो डिमांड की कि वो नून लीग का टिकट अगर हमें आप दिलवा दें तो हम वोट आपको देंगे, तो ये इस पर क्या PDM ने काम किया? ये बात मैंने मीडिया से सुनी है जी, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने मीडिया से सुनी है कि ऐसी कोई बात किसी मीडिया में आया कि गिलानी साहब से हुई। मीटिंग्स के अंदर मैं भी रहा हूँ, मेरी मौजूदगी में तो ना गिलानी साहब ने किसी को कहा है और ना मेरे इल्म है कि कुछ MNAs ने उनसे कहा कि आप हमें वोट का टिकट लेके दे दें। तो गिलानी साहब से इस सिलसिले में आपकी कहीं कोई बात नहीं हुई? नहीं, मेरी। अच्छा, और इस खबर से हट के भी क्या कहीं कुछ ऐसे मेंबर्स हैं हुकूमत के जो इंटेंशन रखते हैं गिलानी साहब को वोट देने की, क्या मौजूद हैं? आपसे नाम लेने को मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई तादाद ऐसी है वाकई आपके इल्म में? देखिए, मुझे नहीं पता कितने मेंबर्स हैं, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी से नाराज लोग मौजूद हैं। हफीज शेख साहब की इकोनॉमिक पॉलिसी के बायस आज मुल्क के अंदर जो महंगाई और इस वक्त तो मुआशी बहरान है और महंगाई का तूफान है, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रेशर है हुक्मरान जमात के मेंबर्स पे भी। वो हफीज शेख से राजी नहीं है, उनको वोट नहीं देना चाहते। ये बात तो मेरे में है, लेकिन कितने मेंबर्स हैं ये नहीं मुझे पता। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ प्रोग्राम में, और कह रहे थे कि कल कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है और हुकूमत के लोग ऐसा मुमकिन हो सकता है कि गिलानी साहब के हक में वोट दे दें और अब्दुल हफीज़ शेख साहब को शिकस्त हो जाए या वोट्स का मार्जिन बहुत कम रह जाए। तो अब कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है राय सामने आई
सदारती रेफरेंस पर ओपन बैलेटिंग के हवाले से, क्या उसके बाद ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि अगर किसी ने वफादारी तब्दील की है तो इलेक्शन कमीशन ये पता चला सके कि किसने वफादारी तब्दील की और उस शख्स को फिर आइडेंटिफाई किया जा सके? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद हैं और इस केस में सेनेट के वकील भी रह चुके हैं। इसके अलावा प्रिजाइडिंग अफसर भी माजी के सेनेट इंतखाबात में वो जिम्मेदारी भी अदा कर चुके हैं, तो बहुत ही रेलिवेंट पर्सन है इस सवाल के लिए। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब, अगर कल कोई इस तरह का सरप्राइज़ आता है और गिलानी साहब को जो अपोजिशन की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं, तो जिन लोगों ने उनको वोट दिया और हुकूमत से उनका ताल्लुक हो, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कल की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है कल के इलेक्शन में सरप्राइज़ का, उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि उसूली तौर पर तो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि PTI और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी कौमी असम्बली में अक्सरियत है, और अगर उस अक्सरियत के बुनियाद पर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हफीज़ शेख साहब को विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वोट मिलना चाहिए और उनको जीतना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा होता है कि, और वो ये भी एक मफरूज़ा ही है कि अगर PTI के या इत्तेहादी पार्टियों में से कुछ के अरकान नाराज़ होकर या फॉर सर्टन अदर कंसिडरेशंस जो कि मतलब माली या कोई और जो है मनफात के हुसूल की खातिर जो है अपनी पार्टी के लाइन को टो कर से इनकार करें और खिलाफ वर्जी करते हुए मुखालिफ कैंडिडेट को वोट दें, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच का रिस्क है। मैं नहीं समझता कि PTI के एक रुकन अगर बहुत भी ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी हुई, अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि हफीज़ शेख जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे और सेनेटर बन जाएंगे। अलबत्ता ये जो बैकग्राउंड का आपने जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के हवाले से बात की गई, देखिए उस सिलसिले में बड़ी वाज़ी सी बात है कि हुकूमत का मौक़िफ़ और इत्तेहादी पार्टियों का भी यही था कि इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ होने चाहिए। और ये जो इल्ज़ामात और ये वीडियोज़ और ये जो एक मीडिया में भी आ रहा है, तो हर शख्स परेशान है, स्पेकुलेशंस और अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कल क्या होगा। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों की बेखुनी हो जाती, कला कमा हो जाता अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रेसेबल वोट का जो ऑप्शन दिया गया था उसको उस पर अमल दरामद करता। अब ट्रेसेबल वोट यही है कि अगर एक पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी की लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देता है और पार्टी का लीडर कल ये समझे कि इस सिलसिले में उसको तफ्तीश करनी चाहिए, उसके पास मुमकिन एक हल हो, वो इलेक्शन कमीशन को कह सके कि मेरे फला उम्मीदवार का वोट मेंबर का वोट जो है वो मुझे दिखाया जाए कि उसने किसको दिया है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ना करके एक पेंडोरा बॉक्स जो है फिर इल्ज़ामात का और मफरूज़ों का खोल दिया है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहता तो मैं ये समझता हूँ कि आईन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अब आराम से जो है ट्रेसेबल वोट का कोई कोड या कोई नाम या नंबर जो है वहाँ लगाकर वोट को ट्रेसेबल कर देता, जिसकी वजह से ये सारा जो इशू है ये किल हो जाता और वोट ट्रांसपेरेंट तरीके से दिए जा सकते थे। हाँ, उसके बावजूद भी अगर कोई मेंबर खिलाफ वर्जी करता तो मेरे ख्याल में उसका सामने आना भी जो है वो आसान हो जाता, क्योंकि सीक्रेसी का जो लफ्ज़ है जो कि आईन में आर्टिकल 226 में भी है और सेक्शन 122(6) इलेक्शन एक्ट 2017 का जो है उसमें भी ये लिखा गया है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी है कल के फैसले में भी और इससे पहले 1967 के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही वाज़ेह फैसला है कि सीक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि ये एब्सोल्यूट सीक्रेसी हो और इसको कभी भी जो है डिस्क्लोज ना किया जा सके, क्योंकि अगर आप नामुमकिन बना देते हैं आइडेंटिटी को, शनाख्त को और ट्रेसिंग को, तो फिर आप यकीनी तौर पर वो रास्ते खोल देते हैं कि अगर कोई शख्स गलत काम करना चाहे या पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करना चाहे या किसी और वजह से पैसे लेकर या किसी और लालच में पार्टी को वो किसी और मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना चाहे तो उसके लिए आप आसानी फराहम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये काबिल अफसोस इकदाम है, लेकिन अब चूंकि है, इस बार नहीं है, इसलिए ये रिस्क। ठीक है बैरिस्टर साहब, थोड़ा रुकिएगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मैं आपके सामने सवाल रखूंगा कि अगर किसी पार्टी का कोई मेंबर अपनी वफादारी तब्दील करता है तो फिर उसका वोट चेक करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल के लिए पार्टी का सरबराह किस हद तक मजाज होगा या फिर यह इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को ही हासिल होगा कल की सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में? इस पर मैं आपसे सवाल करूंगा एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून और MQM पाकिस्तान के रहनुमा बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बैरिस्टर साहब, ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि इलेक्शन कमीशन तो कल की राय के मुताबिक मजाज होगा ना देखने का। इलेक्शन कमीशन तो अपने तौर पर आइडेंटिफाई कर सकता है उस शख्स को कि जिसने अपना वोट अपनी पार्टी से हट कर डाला हो। इलेक्शन कमीशन के पास तो ये इख्तियारात होंगे कल की राय के बाद। देखें अरबाज साहब, मेरे ख्याल में जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक वोट देंगे, इलेक्शन करवाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि उस तरीक़ेकार के तहत इलेक्शन कमीशन ये साबित कर सकेगा कि ये जो उसके सामने पर्चियाँ पड़ी हुई हैं इनमें से मोहम्मद अली सैफ की पर्ची कौन सी है और अरबाब जहांगीर साहब की पर्ची कौन सी है। अच्छा। ये नहीं पता चल सकता, ये मेरे ख्याल में इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर ना कोई नंबर होगा ना नाम होगा, सिर्फ एक वोट होगा जिस पर नंबर आप टिक करेंगे, अपनी प्रायोरिटी प्रेफरेंसेस देंगे। इसका मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन पर यह जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से करवाने पर अमल दरामद करवाए। तो अगर किसी एक शख्स ने भी अपनी वफादारी को तब्दील किया, देखें ये तो फिर साबित नहीं कर सकेगा इसका मतलब इलेक्शन कमीशन, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कल की राय की खिलाफ वर्जी नहीं हो जाएगी। देखें जो पुराना निज़ाम है उसके तहत तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप वोट पोल हो जाने के बाद आप साबित कर सकें कि ये जो वोट की पर्ची है, ये जो बैलेट है, ये किस मेंबर का है, किस मेंबर ने इस पर निशान लगाए हैं, वो तो आप नहीं साबित कर सकते क्योंकि उस पर कोई तरीका नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मॉडर्न सिस्टम ये है कि आप उसको वो करें, क्या नाम है, कैमरे लगाकर उसके सामने वोट डलवाएं, तो वो फिर सीक्रेसी की खिलाफ वर्जी है और फिर वो आइन की खिलाफ वर्जी में आ जाता है, तो वो भी नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन की आइन के तहत भी और उनके अपने मैंडेट के तहत भी ये जिम्मेदारी है कि वो मुनसिफाना, साफ शफाफ इलेक्शन करवाए। लेकिन जो उसके लिए इकदाम ज़रूरी हैं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन उन इकदाम को करने से इनकारी है कल की प्रेस रिलीज के मुताबिक और आज की जो हालात हैं। इसलिए अगर कोई भी मेंबर पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी और उम्मीदवार को, मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देता है, तो मेरे ख्याल में और मेरी राय के मुताबिक कोई तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि आप उसको मूरद इल्ज़ाम ठहरा सकें और ट्रेस कर सकें कि ये जो बैलेट पेपर है ये फलां मेंबर का है। जब वो आप नहीं कर सकेंगे, इसी वजह से आप वो जो है मेंबर अगर अपने पार्टी को की खिलाफ वर्जी करे तो वो कर सकता है। और यही वजह थी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए थे उनमें एक वजह यह भी थी कि बफर्ज महाल कोई शख्स पैसे लेकर या किसी और इंसेंटिव के तहत अपनी पार्टी की लाइन को टो करते हुए ना करते हुए खिलाफ वर्जी करे, तो क्या तरीकाकार है ये साबित करने का कि उसने जो है वो वोट पार्टी को दिया है या पार्टी को नहीं दिया। जैसे आज एक वीडियो आई है मुखालिफ उम्मीदवार की कौमी असम्बली में जिनकी कल वोटिंग होनी है। अब देखें ना, जो मेंबरान वहां मौजूद हैं, ये वीडियो में अगर फर्ज करें उनको आप आइडेंटिफाई कर जाएं, या पेशावर के पीके से जो वीडियो आई थी उनमें आप मेंबरान को तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फलां फलां बैठा हुआ ये बात कर रहा है, लेकिन अगर कल आप बैलेट बॉक्स से उनके वोट निकाल कर सामने रखेंगे तो कोई तरीका नहीं है आपको साबित करने का कि ये जो वोट है, ये जो बैलेट है, ये फलां मेंबर का है। और चूंकि उसने वीडियो में पैसे लिए हैं या वो मुखालिफ उम्मीदवार कैंडिडेट के साथ बातचीत कर रहा है, इसका मतलब है इसने वोट पैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बार कोड या किसी और मुतबादिल सूरत में क्या इलेक्शन कमीशन इसको मेक श्योर नहीं कर सकता था? अरबाब साहब, यही वो पॉइंट था जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती वकला ने भी आर्ग्यू किया, हम भी उसकी सपोर्ट में थे। और कल जो हुकूमती अराकीन ने जाकर इलेक्शन कमीशन में बात की, वो यही कह रहे थे कि कोई बार कोड लगवाएं, कोई नंबर लगवाएं। देखें आप, मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूं, मैट्रिक का इम्तिहान होता है तो हर कैंडिडेट को रोल नंबर अलॉट होता है। बिल्कुल। वो रोल नंबर सिर्फ उस कैंडिडेट को पता होता है और या उस बोर्ड को पता होता है जो मैट्रिक का एग्जाम करा रहा होता है। कैंडिडेट पर्चे पर अपना नाम नहीं लिखता, सिर्फ नंबर, रोल नंबर लिखता है। अब अगर कल कोई इल्जाम लग जाए कि इस कैंडिडेट ने, इस उम्मीदवार ने इम्तिहान में कुछ अनफेयर मींस इस्तेमाल किए पास होने के लिए, तो आप बड़े आसानी से अदालती हुक्म पे भी और बोर्ड को भी दरखास्त देकर उसका पर्चा निकलवा कर उसको चेक कर सकते हैं कि इस रोल नंबर का जो शख्स है वो ये फलां लड़का है, उम्मीदवार है। ये तरीका का वो सीक्रेट भी होता है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी किसी की नहीं मजरू होती। लेकिन साथ साथ अगर कोई जुर्म होता है या कोई जुर्म का इल्जाम लगता है तो आपके पास एक जरिया होता है उस जुर्म को बेनकाब करने का और मुलजिम के खिलाफ सबूत पेश करने का। अब मौजूदा सिस्टम में बदकिस्मती से एक ऐसा एक इंप्रेशन दे दिया गया है कि शायद
वोट का ये पता चलना कि उसको निकालना या बाद में किसी स्टेज पर उसकी तफ्तीश करना भी जो है वो आइन के खिलाफ है। ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है और हमारी हुकूमती जितने भी वकलात हैं उनका यही मौक़िफ़ था अदालत में कि इसको अगर आप ट्रेसेबल कर देंगे तो ये सीक्रेट भी रहेगा, आईनी तकाजे भी पूरे होंगे और साथ ही साथ अगर कोई जुर्म होता है या कोई गलत तरीका कार इस्तेमाल किया जाता है तो उस शख्स को आप आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे। अच्छा, तो वो नहीं हुआ, इसलिए मेरे ख्याल में कल जाती तौर पे मैं समझता हूं कि कोई तरीका नहीं है अगर कोई पार्टी के। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो सामने आई है, ज़ाहिर है उस पर उनका अपना एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देख रही है। अब शहबाज गिल साहब और पूरी हुकूमत ये दावा कर रही है कि गिलानी साहब तो नाअहल हो गए, उनको नाअहल हो जाना चाहिए। कि कानूनी नुक्ता निगाह से अगर किसी कैंडिडेट के बेटे की इस तरह की वीडियो सामने आए तो क्या वो नाअहल हो सकते हैं? कानून क्या कहता है बैरिस्टर साहब इस बारे में? देखें, ये यकीनी तौर पर धांधली और करप्शन, मेल प्रैक्टिस के ज़ुमरे में तो आती है ये बात कि अगर किसी कैंडिडेट का बेटा मुखालिफ पार्टी के MNAs के साथ बैठकर उनको तरीक़ाकार समझा रहा है कि आपने वोट डालना कैसे है, आपने वोट ज़ाया कैसे करना है। अब अगर वो ये सब कुछ हो रहा है तो एक यकीनी तौर पर सवाल पैदा होता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, क्यों मुखालिफ उम्मीदवार गिलानी साहब ही के बेटे के सामने बैठ कर ये बात कर रहे हैं और उससे तरीक़ाकार पूछ रहे हैं वोट डालने का। वो अपनी पार्टी के विप से या पार्लिमानी लीडर से क्यों नहीं पूछते? चूंकि ये कुछ हो रहा है तो एक यकीनी तौर पर एक असम्पशन तो यही है कि इसमें कोई गड़बड़ है और ये गड़बड़ कल जो है वो शायद उसका नतीजा भी निकले और ये वोट जो है वो मुखालिफ पार्टी को जाए, मुखालिफ उम्मीदवार को जाए। अब इलेक्शन कमीशन ही के पास इख्तियार है इस वक्त, आज की डेट में इलेक्शन के इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करा रहा है, इनकी मॉनिटरिंग और इसकी सारी ऑब्जर्वेशन उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए। अब वो चूंकि उनकी सवाबदीद है, कोई और इदारा इस वक्त इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए हुकूमत या दीगर जो पार्टियां हैं वो शोर शराबा तो कर सकती है, मुतालबा तो कर सकती है। लेकिन अली हैदर गिलानी साहब ने जो ज़ाहिर वजाहत दी इस वीडियो की, उन्होंने कहा कि वो जो PTI के MP थे वो मेरे दोस्त हैं, और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया जाए। अब इतने मुख्तसर वक्त में, जबकि ज़ाहिर है सुबह ये इलेक्शन होना है, क्या रातों रात इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहीं कोई फैसला इस तरह का कोई आ सकता है? कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश है बैरिस्टर साहब? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद ऐसा ना हो। उसकी वजह यह है कि ये एक वीडियो है, एविडेंस तो है, यकीनी तौर पर है, लेकिन अब इस एविडेंस को, वही बात हो गई ना कि इस एविडेंस को आप उस वोट के साथ कैसे लिंक करेंगे कि अगर कल यही 4 MNA जो कि PTI के हैं, ये MNAs जो हैं, इनका वोट अगर ट्रेसेबल होता तो ये कभी भी ये जुर्रत अब ना करते। लेकिन कल अगर वो जाकर गिलानी साहब को वोट दे देते हैं तो किसी तरह से आप उनको लिंक नहीं कर सकते। इस वजह से ये ट्रेसेबल वोट का इसरार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सवाबदीद को इस्तेमाल करते हुए फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया और इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया कि हम पुराने तरीके से ही कराएंगे, नया तरीका नहीं होगा। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर पर्सनली ज़ाती राय मेरी यह है कि शायद इलेक्शन कमीशन आज इस वीडियो पर कोई एक्शन ना ले और शायद इलेक्शन इसी तरह ही होंगे। हाँ, अगर कल कोई और डायरेक्ट एविडेंस आता है तो फिर हुकूमत या अरकान जो हैं या फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन में जाके गिलानी साहब को नाअहल करने के लिए बाद में दरख्वास्त दे सकते हैं, जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सैफुल्लाह अबड़ो साहब के केस में कहा था कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं है या आपके पेपर्स में कोई गड़बड़ है तो आप कल अदालत में जाकर दोबारा आपके खिलाफ जो है कोई ना कोई पार्टी आपको चैलेंज कर सकती है और आप बाद में भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो अब इस जुर्म का अगर कोई एविडेंस आएगा तो फिर तो हम यकीनी तौर पर ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी उनको नाअहल कर सकता है और अगर इलेक्शन कमीशन इनकार करता है तो फिर अदालतों में केस जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल में मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई बहुत बड़ा इकदाम करके गिलानी साहब को नाअहल करने का फैसला करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, माहिर कानून MKM पाकिस्तान के रहनुमा, गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि कोई तवक्को ऐसी नहीं है कि कोई बड़ा सरप्राइज कल मिल सके और हुकूमती कैंडिडेट यानी अब्दुल हफीज़ शेख साहब बासानी ये मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग में कोरोना के हवाले से बनाए जाने वाले बायोसिक्योर बबल कवानीन पर अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गया है। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी फवाद अहमद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच भी मुलतवी कर दिया गया था और आज मजीद 2 इंटरनेशनल खिलाड़ियों समेत 1 कोचिंग स्टाफ मेंबर का कोरोना टेस्ट भी
पॉजिटिव आ गया है। पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी ये कहते हैं कि जो लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं वो अब 10 रोज तक करंतना में रहेंगे और हर 3 रोज बाद उनके टेस्ट होते रहेंगे। मगर कुछ दिन पहले जब पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और वहाब रियाज और डैरेन सेमी के बायोसिक्योर बबल कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका क्या इस पूरी सूरत हाल पर जवाब था, जरा ये आप सुनिए। जो 2000 बबल के अंदर थे, जिन्होंने बाहर के आदमी के साथ इंटरेक्ट किया था, उनके पीसीबी के टेस्टिंग सारे नेगेटिव थे। ये पीसीबी की भी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी का सवाल है और फ्रेंचाइजीज की भी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी का सवाल है। ऐसा कोई काम ना पीसीबी ना टीम्स करेंगे जिससे कि इवेंट की क्रेडिबिलिटी खराब हो। तो समीउल हसन साहब तो उस वक्त कह रहे थे कि वहाब रियाज और डैरेन सेमी ने जो किया वो एक नॉर्मल सी चीज़ थी और माजी में भी इससे मिलती जुलती एक मिसाल मिलती है। तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये नॉर्मल सी चीज़ थी तो फिर बायोसिक्योर बबल जिसमें कोई बाहर का शख्स आ ही नहीं सकता, फिर इस बायोसिक्योर बबल में रहने वाले 4 अफराद में कोरोना पॉजिटिव कैसे आ गया है? तो ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है और इसका जवाब बहरहाल को देना होगा। और एक बार फिर आखिर में जाते जाते वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार से हमारी ये अपील कि बराए करम चेयरमैन पैमरा के इक़दाम का नोटिस लिया जाए। वो बोल की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुतासिबाना फ़ैसले उनकी जानिब से एक तरफा फ़ैसलों की सूरत में सामने आ रहे हैं। बोल को इंसाफ फराहम किया जाए और हमारी इस दरख्वास्त को सामने रखते हुए उनके खिलाफ कोई नोटिस भी लिया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।